हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल स्ट्रगल पॉइंट में। तो दोस्तों आज हम लोग क्या करेंगे ना, न्यू एनसीईआरटी बुक जो क्लास 8 का मैथ है उसके 5वें अध्याय को शुरू करेंगे, उसको पढ़ना हम लोग शुरू करेंगे, ठीक ना, जिसका नाम है वर्ग और वर्गमूल। देखिए वर्ग और वर्गमूल क्या होता है सबसे पहले हम लोग ये समझेंगे, और उसके बाद जो इस अध्याय की पहली प्रश्नावली यानी प्रश्नावली 5.1 उसके प्रश्न संख्या 1 से लेकर 4 तक के प्रश्नों को हल भी करेंगे, ठीक ना। और इसके बाद वाले वीडियो में इसके आगे के प्रश्नों को हल करेंगे, ठीक ना। यानी यह इस अध्याय का पार्ट 1 वीडियो है जिसमें हम लोग क्या करेंगे, प्रश्न संख्या 1 से लेकर 4 तक के प्रश्नों को हल करेंगे और वर्ग और वर्गमूल को समझेंगे, ठीक ना। देखिए वर्ग क्या होता है, तो किसी भी संख्या को उसी संख्या से गुना कर देना वर्ग कहलाता है। जैसे हमने 2 में 2 से गुना किया, 2 में हमने 2 से गुना किया तो हमें 4 मिला, तो ये जो 4 है ना यही वर्ग है। 2 का वर्ग हो गया 4, क्योंकि 2 में हमने 2 से गुना किया। हमने आपको अभी क्या बताया कि किसी भी संख्या में उसी संख्या से गुना करना। जैसे 2 में हमने 2 से ही गुना किया तो 4 मिला, तो 4 जो है वर्ग है। जैसे हमने 5 में 5 से गुना किया तो 5 5 25 होता है, यानी 25 जो मिला ना वही संख्या जो ये 25 मिली है वही क्या है, वर्ग है। अगर हम 5 में 4 से गुना करें तो 20 आ रहा है, ये बताइए वर्ग है? नहीं है, क्योंकि आपने 5 में 4 से गुना किया। या तो आप 5 में 5 से गुना कीजिए, या फिर अगर 4 से ही गुना करना है तो 4 में 4 से गुना कीजिए तो 16 आएगा। 16 हुआ जो क्या हुआ, वर्ग संख्या हुआ। तो वर्ग आपने समझ लिया। और वर्गमूल क्या होता है, इसी का उल्टा होता है। जैसे यहाँ पे 4 लिखा है ना, तो 4 आपने किस में गुना करके लिखा है, तो 2 में 2 से गुना करके हमने 4 लिखा है, तो 4 का वर्गमूल क्या हुआ, 2 हुआ। इसको ऐसे समझिए, 4 का वर्गमूल 2 हुआ और 2 का वर्ग 4 हुआ। एक दूसरे का उल्टा होता है। प्रश्नावली 5.3 को जब आप लोग हल कीजिएगा ना, प्रश्नावली 5.3 को जब हल कीजिएगा तब आप और अच्छे से वर्गमूल को समझिएगा, ठीक ना। बाकी प्रश्नावली 5.1 में, प्रश्नावली 5.2 में वर्ग को ही आपको मतलब वर्ग को समझ लेते हैं ना, तो इन 2 प्रश्नावलियों को हल कर लीजिएगा। और जो प्रश्नावली 5.3 है और 5.4 है वह वर्गमूल पे आधारित है, तो उस टाइम हम वर्गमूल को समझाएंगे बहुत ही अच्छे तरीके से। बस अभी आप इतना समझिए कि यह इसका उल्टा होता है, ठीक ना। वर्गमूल जो होता है वो वर्ग का उल्टा होता है। जैसे 2 में 2 से हमने गुना किया तो 4 मिला, 4 क्या है, वर्ग है। अब 4 को हमने किस में गुना करके लिखा, तो 2 में 2 से, तो ये जो 4 है ना ये 2 का वर्गमूल है। 4 जो है वो 2 का क्या है, वर्गमूल है। सॉरी कुछ गलत बताया, जो 4 है उसका वर्गमूल 2 है, ऐसे बोल सकते हैं आप, ठीक ना। बाकी चलिए अब हम क्या करते हैं ना, इसको लिखते कैसे ये समझा देते हैं। जैसे 2 में 2 से गुना करने का मतलब हुआ कि 2 के मुंडी पे 2, तो 2 के मुंडी पे 2 इसका मतलब 4, 3 के मुंडी पे 2 मतलब क्या, 9 हो जाएगा। मुंडी पे 2 कहने का मतलब 3 गुने 3, जैसे इसके मुंडी पे 3 लिखा है तो 3 गुने 3 तो हो जाएगा 9, 2 गुने 2 तो 4 हो जाएगा। तो इस प्रकार से इसको लिखा जाता है। इसको पढ़ा कैसे जाता है, तो इसको पढ़ा जाता है 2 का वर्ग 4। वर्ग को इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं, स्क्वायर बोलते हैं, ठीक ना। इसको भी याद रखिएगा। वर्गमूल को हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, तो वर्गमूल को हम लोग बोलते हैं स्क्वायर रूट, ठीक ना। लिखा कैसे जाता है वर्ग को, तो देखिए यहाँ पे 2 के मुंडी पे 2 लिख दीजिए और इसका मान क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। या फिर ऐसे नहीं लिखना चाहते, जैसे 2 के मुंडी पे 2 ऐसे नहीं लिखना चाहते तो केवल लिखिए 2 का वर्ग बराबर 4, या फिर 2 का स्क्वायर यानी 2 का पावर 2 बराबर 4। दोनों लिखने का तरीका होता है, बाकी आप समझते हैं, ठीक ना। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, प्रश्नावली के प्रश्नों को हल करते हैं, ठीक ना। देखिए प्रश्नावली 5.1 के पहला प्रश्न क्या कह रहा है, कह रहे निम्नलिखित संख्याओं के वर्गों के इकाई अंक क्या होंगे। यहाँ पे देखिए वर्ग तो आप समझ लिए, उसी संख्या से गुना करना क्या होता है, वर्ग होता है। तो अब आपसे पूछ रहा है कि बताइए 81 के वर्ग, मतलब 81 में 81 से जब आप गुना कीजिएगा, 81 में 81 से गुना कीजिएगा तो उसके इकाई स्थान पे क्या आएगा। इकाई स्थान समझते हैं ना, जैसे हमने 81 लिखा है ऐसे, तो इसका ये इकाई स्थान हुआ, दहाई हुआ, इसके बाद सैकड़ा, हजार ऐसे करके आता है। तो ये तो आप समझते हैं, इसमें आपको कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है।
तो 81 के वर्ग के इकाई अंक पे क्या आता है, तो 81 में 81 से गुना कीजिएगा तो यहाँ पे क्या आएगा, उसके बाद आपको उसको देखना होगा कि क्या यहाँ पे है और उसके बाद उसको आपको बताना होगा। तो जब 81 में 81 से आप गुना कीजिएगा तो यहाँ पे कितना आता है, 6561 आता है। तो देखेंगे आप कि इसके इकाई स्थान पे 1 आया। तो अब इसके हल में आपको पहले के हल में आपको क्या लिखना है, यहाँ पे इसका हल करा देते हैं। इसके हल में आप लोग लिखिएगा, इस पहले के हल में आपसे क्या पूछ रहा था कि निम्नलिखित संख्याओं के वर्गों के इकाई के अंक क्या होंगे, तो इसका 1 होगा, ठीक ना, इसका हल हो गया। बाकी ऐसा करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। जैसे आपने यहाँ पे देखिए अब 272 है, तो 272 में 272 से आप गुना कीजिएगा और जो यहाँ पे आएगा ना उसके इकाई अंक पे देखिएगा क्या है और उसके बाद दूसरे के हल में लिखिएगा। तो ये करना बहुत कठिन है। तो इसका आसान ट्रिक क्या है, तो इसका आसान ट्रिक हमने यहाँ पे लिख कर लाया है, इसको एक बार समझिए, पढ़िए तो आपको समझ में आ जाएगा। इसका आसान ट्रिक क्या है, तो किसी भी संख्या के इकाई स्थान पर 1 रहे और 9 रहे, 1 और 9 रहे तो उसके वर्ग के इकाई स्थान पर 1 होगा। जैसे आपने इस 81 में देखा तो 81 के इकाई स्थान पे 1 था, इसलिए इसके वर्ग के इकाई स्थान पे भी क्या मिला, हमको 1 ही मिला, ठीक ना। इसी प्रकार से अगर यहाँ पे ध्यान दीजिएगा ना तो इसके इकाई स्थान पे क्या है, 9 है। हमने नियम क्या बताया कि जिसके इकाई स्थान पे 1 रहे और 9 रहे तो उसका वर्ग के इकाई स्थान पे क्या होता है, 1 रहता है। मतलब 1 रहे या 9, इन दोनों में से कोई 1 रहे। जैसे यहाँ पे 1 था तो इसका हमने वर्ग किया, यानी इसी से गुना किया तो जो हमें मिला उसके इकाई स्थान पे भी 1 मिला। उसी प्रकार से यहाँ पे देखेंगे कि इसके इकाई स्थान पे 9 है, तो इसको इसी से गुना करेंगे ना तो जो संख्या हमको मिलेगा उसके भी इकाई स्थान पे 1 ही होगा, ठीक ना। आपको विश्वास नहीं तो आप खुद इसको करिए। 799 में गुना कीजिए 799 से, जो आपको मिलेगा ना उसके इकाई स्थान पे इधर लास्ट में आपको 1 ही मिलेगा, ठीक ना। तो प्रश्न में क्या पूछ रहा था आपको, निम्नलिखित संख्याओं के वर्गों के इकाई स्थान पे क्या होगा, तो इसके वर्ग के इकाई स्थान पे आपको 1 मिलेगा, ठीक ना। तो तीसरा के लिए लिखिएगा 1। बाकी इस दूसरे के नियम के क्या हो जाएगा, दूसरा का नियम आप लोग यहाँ पे लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पे हमने 2 ही नियम लिखा है, इसके आगे आप लोग अगर लिखना चाहें तो इसके आगे 2 और नियम लिखिएगा। कुछ और नियम भी होते हैं कि अगर किसी संख्या के अंत में, यहाँ पे 2 है ना, तो इसके आगे नियम में लिखिएगा कि किसी भी संख्या के अंत में क्या क्या हो, तो 4 हो। किसी भी संख्या के अंत में 4 नहीं, पहले 2 वाला समझ लीजिए, क्योंकि 2 वाला समझते तो इस प्रश्न को हल कर लीजिए। किसी भी संख्या के अंत में 2 और 8 हो, 2 और 8 हो तो उसके वर्ग के अंत में 4 होगा, ठीक ना। तो अगर आप लोग यहाँ पे ध्यान दीजिएगा तो इस संख्या के अंत में 2 है तो इस संख्या का जब वर्ग निकालिएगा तो उसके भी अंत में क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक ना। ये नियम होता है। अगर आपको पता था तो अच्छी बात है, नहीं पता है तो इसको लिख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, ठीक ना। तो इस दूसरे के हल में आप लोग क्या लिखिएगा, 4 लिखिएगा। अगर विश्वास नहीं हो रहा है तो आप क्या कीजिए, 272 में 272 से गुना कीजिए, देखिएगा जो आंसर मिलेगा ना उसके लास्ट में आपको 4 ही मिलेगा। इसी प्रकार से देखिए यहाँ पे 3 है, 3 वाला नियम समझ लीजिए। तो किसी भी संख्या, पहले सब नियम हम लिख देते हैं। देखिए 2 और 8 को समझ लिया। अब देखिए 3, किसी भी संख्या के अंत में 3 और 7 रहे ना तो उसका वर्ग कीजिएगा ना तो उसके लास्ट में आपको 9 मिलेगा। किसी भी संख्या के अंत में 3 और 7 रहे तो उसके वर्ग के अंत में 9 रहेगा। उसके आगे समझिए किसी भी संख्या के अंत में 4 रहे, 6 रहे तो उसका वर्ग कीजिएगा ना तो आपको 6 मिलेगा, ठीक ना। इसी प्रकार से यहाँ पे समझिए किसी भी संख्या के अंत में 5 रहे तो उसका वर्ग कीजिएगा तो आपको 5 ही मिलेगा, ठीक ना। और किसी भी संख्या के अंत में 0 रहे तो उसका वर्ग कीजिएगा तो आपको 0 ही मिलेगा, ठीक ना। यहाँ पे सभी अंकों के लिए हम नियम बता दिए हैं। अब इसको आप चुटकियों में हल कीजिएगा। देखिए कैसे, इसके अंत में क्या है, 3 है तो 3 और 7 रहता है तो 9 होता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, चौथा का आंसर क्या हो जाएगा, तो 9 होगा, क्योंकि 3 है तो 9 आएगा। करके भी देख लीजिए। 5वें के लिए देखिए, यहाँ पे 5वें के लिए आप देखिए
पांचवे के अंत में क्या है, 4 है। हमने नियम क्या बताया कि किसी भी संख्या के अंत में 4 और 6 रहे तो 6 ही आता है, या तो 4 रहे या 6 रहे, इन दोनों में से कोई भी एक रहे तो 6 ही आएगा, ठीक ना। तो यहाँ पे देखिए इसके अंत में 4 है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। बहुत आसान है, बहुत आसान। उसके बाद देखिए यहाँ पे 7 है। नियम हमने क्या बताया कि 3 और 7 रहे तो 9 आता है, तो यहाँ पे 7 है तो क्या आएगा, 9 आएगा। छठे के हल में आपको लिखना है 9, ठीक ना। अब देखिए यहाँ पे क्या है, 8 है। हमने नियम क्या बताया, 2 और 8 रहे तो आता क्या है, 4, तो 7वें में आपको लिखना है 4। अब देखिए यहाँ पे 0 है। नियम क्या बताया, 0 रहे तो 0 ही आता है, तो 8वें में आपको क्या लिखना है, 0 लिखना है। अब देखिए यहाँ पे हमने नियम बताया है, यहाँ पे 6 है ना, और नियम हमने क्या बताया, 4 और 6 रहे तो 6 ही आता है, तो यहाँ पे 6 है तो क्या आएगा, 6 आएगा। करके भी देख लीजिए। 5 रहे तो 5 आता है। 10वां में हमने क्या बताया कि 5 रहे तो 5 ही आता है, तो इसके लास्ट में क्या है, 5 है तो 5 ही आएगा। तो इस प्रकार से आपने पहले प्रश्न को हल किया। बहुत आसान था जब आपने इन नियमों को समझ लिया, ठीक ना। इन नियमों को अगर लिखना चाहे तो ऐसे लिखेगा कि किसी भी संख्या के इकाई स्थान पर 1 और 9 है तो उसके वर्ग के इकाई स्थान पर 1 होगा। इसी प्रकार से इस नियम को भी ऐसे भाषा की तरह लिख सकते हैं आप लोग। क्या लिखेगा, किसी भी संख्या के इकाई स्थान पर 2 और 8 है तो उसके वर्ग के इकाई स्थान पर क्या होगा, 4 होगा। फिर उसके बाद इसके लिए लिखिएगा कि किसी भी संख्या के इकाई स्थान पर क्या हो, 3 और 7 है तो उसके वर्ग के इकाई स्थान पर क्या होगा, 9 होगा। इसी प्रकार से 4 और 6 रहे तो क्या होगा, 6 होगा। और किसी भी संख्या के इकाई स्थान पर 5 है तो उसके वर्ग के इकाई स्थान पर क्या होगा, 5 ही होगा। उसी प्रकार से 0 के लिए भी लिख लीजिएगा, जिसको आप फेयर की कॉपी में लिखिएगा। कभी भी फेयर की कॉपी खोले रिवीजन के लिए तो आपको पता चल सके कि क्या नियम होता है, ठीक ना। अन्यथा आप कंफ्यूज होते रहिएगा, ठीक। तो चलिए अब हम क्या करते हैं, और आपको अगर ये नियम नहीं पता रहता है तो आपको गुना करना पड़ सकता है। जैसे हमने वर्ग के लिए क्या बताया, इसका वर्ग निकालना होता है तो आप क्या करते, आप यहाँ पे लिखते 272, फिर गुना करते 272 से, अब जो आता उसके लास्ट में चेक करते, तो एक कठिन नियम हो जाता। बाकी अगर इसको समझ जाते हैं तो आसान हो जाता है हल करना। बाकी चलिए दूसरे प्रश्न को हम लोग हल करते हैं। देखिए दूसरा प्रश्न करें, निम्नलिखित संख्याएं स्पष्ट रूप से पूर्ण वर्ग संख्याएं नहीं है, इसका कारण दीजिए। तो इसका भी नियम हमने लिख के लाया है यहाँ पे। देखिए किसी भी संख्या के इकाई स्थान पे 2 रहे, 3 रहे, 7 रहे और 8 रहे तो वह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होती है। तो देखिए अगर आप लोग यहाँ पे ध्यान दीजिएगा तो इसके लास्ट में 7 है, तो अगर किसी भी संख्या के लास्ट में 7 रहता है तो पूर्ण वर्ग संख्या क्या होती है, नहीं होती है। तो इसके लास्ट में 7 है इसलिए पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। इसके लास्ट में देखिए 3 है, इसके लास्ट में 3 है इसलिए क्या है, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। इसके लास्ट में 8 है तो देखिए 8 भी हमने यहाँ पे लिखा है तो ये भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। इसके लास्ट में 2 है तो 2 हमने यहाँ पे लिखा है ना, 2 रहे तो भी ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होती है। और एक नियम हमने यहाँ पे छोड़ दिया है, सॉरी, देखिए किसी भी संख्या के लास्ट में अगर विषम संख्या में 0 हो, इस नियम को लिख लीजिएगा कि किसी भी संख्या के लास्ट में जैसे विषम संख्या के रूप में 0 हो तो उसका क्या होता है, उसका पूर्ण वर्ग नहीं होता है। जैसे किसी संख्या के लास्ट में 1 0 है या फिर 3 0 है या फिर 5 0 है तो ये क्या होता है, ये पूर्ण वर्ग नहीं होता है, ठीक ना। इस नियम को लिख लीजिएगा। अगर यहीं पे एक और 0 रहता ना, एक और 0 रहता तो ये क्या हो सकती थी, ये पूर्ण वर्ग संख्या हो सकती थी, लेकिन यहाँ पे 3 0 है। अगर किसी भी संख्या के लास्ट में 3 0 रहे या फिर 1 0 रहे या फिर 5 0 रहे तो उसका क्या होता है, पूर्ण वर्ग नहीं होता है, ठीक ना। तो यहाँ पे 3 है तो इसलिए भी नहीं होगा। 2 है यहाँ पे तो ये भी नहीं होगा। यहाँ पे 3 0 है तो ये भी नहीं होगा। यहाँ पे देखिए 1 0 है तो ये भी नहीं होगा। हमने आपको क्या बताया कि किसी भी संख्या के लास्ट में 1 0, 3 0, 5 0 रहे तो उसका वो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होती है, ठीक ना। तो कारण पूछ रहा था तो कारण आप लोग इस ऐसे लिख सकते हैं। क्या लिखिएगा, एक बार लिख के एक प्रश्न में लिख के बता दे रहे हैं, बाकी सबके लिए वही छापना है आपको, ठीक ना। देखिए दूसरा का पहला में आप क्या लिखिएगा, 1057 का इकाई अंक
7 है, अतः यह स्पष्ट रूप से पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। अतः यह स्पष्ट रूप से पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। पूर्ण वर्ग दिख रहा है ना, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। बाकी सभी के लिए आपको यही लिखना है। देखिए इसके लास्ट में 3 है और इसके लास्ट में 3 है, तो लिखिएगा कि क्या लिखिएगा, इकाई दहाई सैकड़ा हजार दस, 23,453 के इकाई अंक पे 23,453 का इकाई अंक 3 है, अतः यह स्पष्ट रूप से पूर्ण वर्ग नहीं है। ऐसे करके इन सभी का सभी में आप लोगों को क्या लिखना है, इसका कारण लिख देना है, ठीक ना। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो पूर्ण वर्ग संख्या होता है ना, उसके लास्ट में क्या होता है, सम संख्या में 0 होता है। सम मतलब जैसे 2 एक सम संख्या है तो 2 0 होगा, या फिर 4 0 होगा, या फिर 6 0 होगा। लेकिन इस 0 वाला में देख रहे हैं तो यहाँ पे 3 0 है और यहाँ पे भी 3 0 है, तो इसलिए क्या होगा, ये पूर्ण वर्ग नहीं होगा, ठीक ना। तो इसमें आप लोग लिखिएगा, इस समय तो आप लोग यही फॉर्मेट में लिखिएगा, केवल यहाँ पे ये वाला अंक और ये वाला अंक चेंज करना है, ठीक ना। जैसे इसके हल के लिए आपको क्या करना है, इस वाली संख्या यहाँ लिखना है और इसके लास्ट में 3 है तो यहाँ पे 3 लिख देना है, बाकी सब सेम रहेगा। इसमें भी आपको क्या करना है कि ये वाला उठाकर यहाँ पे लिखना है और इसके लास्ट में 8 है तो 8 को यहाँ पे लिखना है, बाकी सेम कॉपी कर देना है, ठीक ना। बाकी देखिए इसके लिए आप लोग क्या लिखेगा, इसके लिए हम यहाँ पे लिख देते हैं, 5वें के लिए हम यहाँ पे लिख देते हैं, क्या लिखिएगा, यहाँ पे क्या था, 64 और 000 था, ठीक ना। तो लिखिएगा 64,000 के अंत में शून्यों की संख्या विषम है, अतः यह स्पष्ट रूप से पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। क्योंकि देखिए किसी भी संख्या के लास्ट में यानी अंत में शून्यों की संख्या सम होती है ना, तभी वह पूर्ण वर्ग होता है। लेकिन यहाँ पे क्या है कि सम नहीं है, विषम है, यानी 3 है, 3 है, 1 है, 5 है, ऐसे संख्याओं को हम लोग विषम संख्या बोलते हैं। और इसी संख्या के रूप में जैसे 1 2 3 को 0 है तो ये विषम संख्या हुआ ना 3, तो ये विषम संख्या के रूप में है, तो इसलिए क्या होगा, पूर्ण वर्ग नहीं होगा। इसके कारण में लिखिएगा, फिर से इसी के कारण में भी यही लिखना है। और यहाँ पे देखिए 1 0 है, तो 1 0 भी तो क्या है, विषम संख्या, तो उसके कारण में भी आपको यही लिखकर और इस प्रश्न का हल कर देना है, ठीक ना। बाकी चलिए हम लोग क्या करते हैं, तीसरे प्रश्न को हल करते हैं। तीसरा प्रश्न देखिए कर है, निम्नलिखित संख्याओं में से किस संख्या का वर्ग विषम संख्या होगा, ठीक ना। तो किसी भी संख्या के अंत में, इसके नियम में आप लोग ये समझिए कि किसी भी संख्या के इकाई स्थान पर या फिर अंत में 1 3 5 7 और 9 हो तो उसका वर्ग विषम संख्या होता है। तो देखिए यहाँ पे जिसके लास्ट में जिसके लास्ट या फिर अंत बोलिए कोई भी संख्या है, जैसे यहाँ पे 81 है तो इसको हम लोग लास्ट ना बोलते हैं, कोई इसको स्टार्टिंग बोलता है, लेकिन ये होता है एक्चुअली लास्ट ही होता है। जैसे 81 लिखे तो लास्ट हुआ, यानी इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इकाई स्थान भी बोलेंगे। तो किसी भी संख्या के इकाई स्थान पर 1 रहे, 3 रहे, 5 रहे, 7 रहे और 9 रहे तो उसका वर्ग विषम संख्या होता है। तो प्रश्न में पूछा है निम्नलिखित संख्याओं में से किस संख्या का वर्ग विषम होगा। तो जिसके अंत में 1 3 5 7 9 होगा उसका वर्ग विषम होगा। तो देखिए इसके लास्ट में क्या है, 1 है, तो इसका वर्ग जो होगा उसका वर्ग कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, विषम हो जाएगा। इसके लास्ट में 6 है तो इसका क्या होगा, सम होगा। अगर ये सब रहे तो विषम, नहीं रहे तो सम। तो इसके लास्ट में 9 है, इसमें भी हमने 9 लिखा तो ये विषम हो जाएगा। इसके लास्ट में क्या है, 4 है तो ये विषम नहीं होगा, ये सम होगा, ठीक ना। तो इतना बात आपने यहाँ पे समझा। तो प्रश्न में पूछा था कि क्या होना चाहिए, विषम होना चाहिए, तो इसका आंसर ये वाला होगा और ये वाला होगा, ये दोनों इसका आंसर नहीं होगा, ठीक ना। तो इन दोनों को लिख लीजिएगा। उसके बाद करें निम्नलिखित प्रतिरूप का अवलोकन कीजिए और रिक्त स्थान को भरिए।
मतलब इसको देखना है, आपको देखकर समझना है और समझने के बाद इसको भरना है। तो देखिए यहाँ पे 1 और 1 था, इसका वर्ग किए तो 1 2 1 हुआ। इसको समझना है कैसे लिखा गया है, ठीक ना। उसके बाद इसका हल करना है। देखिए 1 0 1 का वर्ग कीजिएगा तो 1 फिर 0 फिर 2 फिर 0 फिर 1। यहाँ पे देखिए 1 0 0 1 का वर्ग कीजिएगा तो 1 0 0 2 0 0 1। आपने यहाँ पे क्या देख रहे थे कि जितना 0 है, पहले 10 यहाँ पे था ना, ऐसे समझिए 10 था ना, तो 10 फिर 2 फिर 0 फिर 1। यहाँ पे क्या है 1 0 0, तो पहले लिखिए 1 0 0 फिर 2 फिर 0 0 1। मतलब जितना 0 है ना 1 के बाद दे दीजिए। तो यहाँ पे 1 है, उसके बाद देखिए कितना 0 है, 1 2 3 4 0 है, तो 4 0 दे दीजिए, ठीक ना। एक और 0, 4 0 दे दिए। इसके अंदर 4 0 था तो 4 0 दिए, फिर 2 देंगे और फिर 4 0 देंगे, 2 3 4 0 दिए और फिर 1। जैसे यहाँ पे लिखा था कि 0 यहाँ पे कितना था 2, तो हमने 2 0 दिया ना। उसके बाद फिर 2 लिखा, फिर 2 0 फिर 1। यहाँ पे 1 0 था तो हमने 1 0 दिया, फिर 2 फिर 1 0 फिर 1। तो यहाँ पे वैसे ही 4 0 था तो पहले 4 0, पहले 1, उसके बाद 4 0 फिर 2 फिर 4 0 फिर 1। यहाँ पे कितना 0 है, 1 0 2 0 3 0 4 5 6 है ना, तो 1 लिखेंगे और 6 0 लिखेंगे, 6 0 होगा। फिर यहाँ पे 2 लिखेंगे और फिर 6 0 लिखेंगे, 3 3 6 0 हो गया। उसके बाद 1 दे देंगे, यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसमें आपको भरना था 4 0 और उसके बाद फिर इधर 4 0, इसमें 1, उसके बाद 6 0 फिर 2 फिर 6 0 फिर 1। ये प्रतिरूप को आपको समझना था, उसके बाद हल करना था। बाकी आप इसको ऐसे नहीं करते हैं ना, तो अगर आप लोग 21 में 11 में 11 से गुना कीजिएगा ना, इस पावर 2 का मतलब क्या होता है, इसी में इसी से गुना करना, तो आपको 121 ही मिलेगा। जब 1 0 1 में 1 0 1 से भी गुना कीजिएगा तो यही मिलेगा। वैसे ही जब इतना में इतना से गुना कीजिएगा फिर भी आपको यही मिलेगा। शायद आप लोग समझ रहे होंगे। बाकी आप प्रतिरूप को भी समझ जाते हैं तो आराम से हल कर सकते हैं। बाकी इतना में इतना से भी गुना कीजिएगा तो ये निकल जाएगा। तो इस प्रकार से हमने जैसे कि बोला था कि इस वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, 4 प्रश्नों को, इन 4 प्रश्नों को हल करेंगे। 4 प्रश्नों को हमने हल कर लिया। और बाकी वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करके जाइएगा। चैनल पे नए होंगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा, ठीक ना। और अगले वीडियो में यानी पार्ट 2 वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, इसके आगे के प्रश्नों को, पार्ट 2 वीडियो में, सॉरी 4 नहीं, पार्ट 2 वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, इसके आगे के प्रश्नों को हल करेंगे, ठीक ना। तो चलिए मिलते हैं उसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय दोस्तों।